आज हम बात करेंगे अंता चुनाव के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में, राजस्थान में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में और साथ ही भाजपा के संगठन विस्तार के बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री त्रिभुवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछूंगा कि अंता चुनाव जो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अंता चुनाव वर्तमान में कहाँ खड़ा है? अंता चुनाव की जो रिपोर्ट अब तक हमें मिल रही है और जिस तरह वहाँ चुनाव शुरू हो चुका है, उसमें साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मुकाबला बड़ा गजब का है और ये ट्रायंगुलर फाइट की तरफ जा रहा है। और इस ट्रायंगुलर फाइट में इलेक्शन पूरा फ्रेगमेंटेड है। उस फ्रेगमेंटेड इलेक्शन का फ़ायदा कौन ले पाएगा, कौन उठा पाएगा, यह आखिरी समय तक की जो शक्तियाँ जिस तरह से भी उसको चुनाव को सुनियोजित करेंगी, क्योंकि ये किसी तरह की, जैसे कई बार एक पर्टिकुलर लहर का चुनाव होता है या कैंडिडेट की ये पार्टी जीत रही है, वो कैंडिडेट जीत रहा है, उस तरह की स्थिति नहीं है। जो राजस्थान विधानसभा का पिछला चुनाव था उसमें बहुत थोड़ा मार्जिन के साथ बीजेपी जीती थी। हाँ, और अभी बीजेपी की सरकार है। ये पहले दो पक्षों की लड़ाई थी, अब इसमें तीन पक्ष हो गए। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव जो है एक तरह का फ्रेगमेंटेड चुनाव है और हमें जिस तरह के डेटाज वहाँ से लगातार मिल रहे हैं उसका साफ तौर पे संकेत ये है कि ये हाइपर लोकल चुनाव है। और इस हाइपर लोकल चुनाव में जो फ्रेगमेंटेड एरियाज़ हैं, अलग अलग तरह के जो एरियाज़ हैं, उसमें कहीं बीजेपी जीत रही है, कहीं कांग्रेस जीत रही है और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां नरेश मीणा भी आगे हैं। तो ये सिनेरियो ये बताता है कि एक तो नरेश मीणा किन के वोटों में सेंध लगाएंगे। जो मीणा वोटर है वो पिछली बार पूरी तरह से बीजेपी को गया था, लेकिन इस बार बीजेपी का वो वोटर मीणा के साथ जाने की वजह से कांग्रेस को एक अपर हैंड मिलता है। लेकिन जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो उसकी छवि पे कोई दाग नहीं है और वो लोगों के बीच से आया है, तो नया चेहरा है। इसलिए वो जो क्रेडिट या जो जनता को थोड़ा लुभाने वाली बात है वो नया चेहरा, क्योंकि हर बार लोग नए की तरफ ज़्यादा देखते हैं, तो वो बीजेपी के पास एक नया चेहरा, साफ़ सुथरा चेहरा है। और अभी तक उसके बारे में कोई आरोप ऐसे हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन जो चुनावी ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये भी बताती है कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थितियाँ तो अपनी तरह से कांटे की टक्कर वाली है ही। उसमें नरेश मीणा पिछले समय में जैसे वो जेल में बंद रहे लंबे समय तक, और अभी आज एक सोशल मीडिया जिस तरह से उभरा है और सोशल मीडिया में उनकी छवि बनी, उसने उनको एक बड़े नेता के रूप में खड़ा कर दिया है। तो वो एक नरेश मीणा बड़े मजबूत नेता के तरह उभरे हैं और नरेश मीणा इनको बाकायदा तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इस तरह से ये चुनाव जो है एक ट्रायंगुलर फाइट का चुनाव हो गया है। तो डिपेंड करेगा कि कौन इसमें किस तरह से वोटों का प्रबंधन करता है। तो जो वोटों को आखिरी समय में मैनेज कर ले जाएगा, जिस तरह से वो अपनी जीत वो उस पर जीत सुनिश्चित उस बात। इसमें सर अगर हम ये डेटा भी दे सकें कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, तरह तरह के एजेंसीज भी हैं, आप भी संपर्क में रहते हैं, कि वर्तमान में वोटर का जो परसेंटेज है उसका किस तरफ कितना झुकाव है, ये वर्तमान के समीकरण क्या कहते हैं? ये इसमें जो अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है वो ये स्थिति जो बता रही है, वो आखिरी तो जो रिज़ल्ट आएगा उसी में ही निर्भर करेगा। लेकिन 30% प्लस तीनों को वोट मिल रहा है एक तरह से। यानी कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं या जहाँ कहीं भी लोग जा रहे हैं, अब जैसे आप ट्विटर के सर्वे हैं, मैं उसका नहीं बात कर रहा कि वो सही है, लेकिन जैसे वहाँ का एक सर्वे आप करेंगे, फिर आप मतलब बहुत सारे सर्वे, जैसे कुछ लोगों को बीजेपी के लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, कुछ कांग्रेस के करते हैं, कुछ को नॉर्मल लोग करते हैं, अलग अलग तरह के। तो बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनका जब आप एक बहुत समेकित और मिलाकर के जब सर्वे निकालते हैं तो वहाँ ट्रायंगुलर फाइट दिखती है। फिर जो लोग जो उस इलाके में हैं, जो कंस्टिट्यूंसी में,
वहाँ उनका जो फीडबैक है, वहाँ जो फॉर्म भरवाए गए जिस तरह से लोगों को और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, तो वो जो सैंपल सर्वे है उसमें 30-30 आ रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, वो जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वहाँ भी तो इस तरह से ये एक तरह की अभी फ़िलहाल इस समय तक एक ट्रायंगुलर फाइट है और उसमें तीनों लोग जो हैं 30+ जा रहे हैं। अब इसमें ये अभी नहीं कह सकते कि बीजेपी आगे है या कौन आगे है, तो कई सारे समीकरण नरेश मीणा आगे है। नरेश मीणा की कमज़ोरी ये है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो अकेले हैं। तो अगर वो चुनाव मान लो जीतते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जंग होगी और बहुत बड़ा अपने आप में राजनीतिक बदलाव लोगों का एक बड़ा समर्थन, जन समर्थन होगा। अगर जन सैलाब उनकी तरफ उम्र पड़ता है, उनको मिलता है वोट, तो होगा। अगर बीजेपी की संभावनाएं, उसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसकी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने पिछली बार ये सीट जीती थी। और कमज़ोरी उसकी ये है कि जो अब तक लोग जो हैं वो वहाँ उनसे कितनी नाराज़गी है, किस तरह की है। उस एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए, उस इलाके में एक बहुत बड़ा, भले वो वसुंधरा राजे संभाल रही हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि वसुंधरा राजे राजस्थान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनका चेहरा बहुत बड़ा है और लोग वहाँ उनके बड़े समर्थक हैं। और ख़ासकर वही इलाका है जहाँ से उनको समर्थन मिलता है या जो उनका सीट है, उनका एक तरह से कर्म भूमि है। तो वहाँ लोगों में इस बात को लेके बड़ी भारी नाराज़गी है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और वो जब मुख्यमंत्री थी तो 12 के लोगों का उनके प्रति बड़ा आकर्षण था, या कोटा का या आप झालावाड़ की बात करें। लेकिन वहाँ एक और नया फिगर बड़ा उभरा है और वो फिगर वहाँ का जो एक चेहरा झालावाड़, 12, कोटा क्षेत्र का, हाड़ौती का, वो ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला बड़ी शख्सियत है। तो बहुत कुछ वहाँ इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करता है। कांग्रेस के साथ जैसे प्रहलाद गुंजल जैसा बड़ा नेता बीजेपी का जो है उनकी तरफ चला गया है, तो वो गुर्जर वोटों को कितना उनकी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। अशोक चांदना को वहाँ प्रभारी बनाया है, अशोक चांदना को भेजा है। तो अशोक चांदना वहाँ कितना काम करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो कांग्रेस की जो कमज़ोरी है वो ये है कि जो खूबी है वो सब लोग जानते हैं कि वो पुराने उनके उम्मीदवार हैं, मंत्री रहे हैं, उनके रसूख बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, लोगों में उनका बड़ा पुराना नेटवर्क है। लेकिन अब मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन संयोग ये होता है कि जब वहाँ 12 से वो कैंडिडेट विजयी होता है जो जिसकी सरकार होती है या सरकार बनती है, तो ये कितना काम करेगा वो एक संयोग बता रहा हूँ कि भाई संयोग कई बार होते हैं। कुछ सीटों को लेके अलग तरह के संयोग हैं, सरकार ये आ रही है तो 5 बार से ही रुझान रहा है कोई। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो 2004 का से लेकर के अब तक का जो सिनेरियो है, तो अभी तक का सिनेरियो ये है कि वो एक फ्रेगमेंटेड इलेक्शन है और हाइपर लोकल इलेक्शन है। वो क्या दिशा लेगा, क्या नतीजा आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव की चाबी जो है वो एक तरह से नरेश मीणा के हाथ है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि नरेश मीणा, जिनका पिछले 1 साल में जो पहले उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारकर फेमस हुए और उसके बाद थप्पड़ कांड हुआ इतना बड़ा, उसके बाद जेल में रहे, झालावाड़ में जो बच्चे पीड़ित थे उनके परिवारों को, उनके लिए भी वो जेल गए, तीसरी बार उन्होंने धरना दिया। तो एक बड़ा कल्ट फेस नरेश मीणा का राजस्थान की राजनीति में सामने आ चुका था। अब ये फेस और ये सारी जो लोकप्रियता है ये वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाती है, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे। इन सब के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।